नमस्कार। आज मेरे चर्चा का विषय है जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के ऊपर और उसके विभिन्न चरणों के बारे में। किसी भी स्थान की जनसांख्यिकीय स्थिति तीन निर्धारकों द्वारा तय की जाती है: प्रजनन दर या जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवसन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन यानी जनसांख्यिकीय संक्रमण का मतलब है समय के साथ किसी भी स्थान की जनसंख्या में बदलाव, या इसको और स्पष्ट करना चाहे तो ये कह सकते हैं कि जनसांख्यिकीय संक्रमण का मतलब है उच्च प्रजनन दर और उच्च मृत्यु दर की स्थितियों से निम्न प्रजनन दर और निम्न मृत्यु दर में संक्रमण, और दोनों ही स्थिति में जिसका परिणाम धीमी गति के जनसंख्या वृद्धि होती है। सबसे पहले हम आते हैं इस सिद्धांत का विकास कैसे हुआ। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी या जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत पश्चिमी देशों के जनसांख्यिकीय अनुभवों पर आधारित है। हालांकि इस सिद्धांत को 1909 में फ्रांस के एडोल्फ लैंड्री द्वारा प्रस्तावित किया गया था, लेकिन वह अमेरिकी जनसांख्यिकीयविद वॉरेन थॉमसन थे, जिन्होंने पिछले 2 शताब्दियों के विकसित औद्योगिक देशों के जनसंख्या परिवर्तन का अवलोकन किया और 1929 में जनसंख्या परिवर्तन के एक सिद्धांत को विकसित करने का प्रयास किया। पर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन या जनसांख्यिकीय संक्रमण इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक अन्य अमेरिकी जनसांख्यिकीयविद फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टाइन ने किया था, और नोटेस्टाइन ने अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में जनसांख्यिकीय सिद्धांत का अधिक परिपक्व और विकसित रूप भी प्रस्तुत किया। इसलिए उस अर्थ में देखा जाए तो नोटेस्टाइन को जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में श्रेय दिया जा सकता है। एक और कारण जिसके तहत हम नोटेस्टाइन को जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के जनक मान सकते हैं, वो ये है कि नोटेस्टाइन ने ही प्रजनन दर और मृत्यु दर में परिवर्तन लाने वाले कारकों का पता लगाने वाले पहले व्यक्ति थे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो नोटेस्टाइन ने ही सबसे पहले जन्म दर और मृत्यु दर में बदलाव के पीछे संभावित कारणों का पता लगाने की कोशिश की, जो अंततः जनसंख्या में बदलाव की ओर ले जाता है। 1958 में एंस्ले जे कोल और एडगर एम हूवर ने आर्थिक विकास के संबंध में जनसंख्या में हुए परिवर्तनों का अध्ययन करने का प्रयास किया। अब हम आते हैं जनसांख्यिकीय संक्रमण के विभिन्न चरणों के ऊपर। पारंपरिक जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत में वैसे 4 चरण पाए जाते हैं। पहला चरण यानी संक्रमण से पूर्व या प्री ट्रांजिशन, जिसमें उच्च जन्म दर और अत्यधिक परिवर्तनशील वाली मृत्यु दर पाए जाते हैं। द्वितीय चरण या प्रारंभिक संक्रमण या अर्ली ट्रांजिशन जिसे कहते हैं, जिसमें मृत्यु दर घटने लगती है लेकिन जन्म दर फिर भी अधिक रहती है। तृतीय चरण या विलंबित संक्रमण या जिसे कहते हैं हम लेट ट्रांजिशन, जिसमें जन्म दर में गिरावट और जनसंख्या वृद्धि में भी गिरावट देखा जाता है। और अंत में चतुर्थ चरण या संक्रमण के उपरांत, जिसे हम पोस्ट ट्रांजिशन कहते हैं, और जिसमें दोनों ही जन्म और मृत्यु दरें कम हो जाती है और जन्म दर अत्यधिक मात्रा में परिवर्तनशील पाए जाते हैं। यानी कि हम देख सकते हैं कि जनसांख्यिकीय संक्रमण के पहले चरण में तो
मृत्यु दर अत्यधिक परिवर्तनशील होते हैं और अंत के चरण में यानी कि स्टेज 4 या पोस्ट ट्रांजिशन में जन्म दर अत्यधिक परिवर्तनशील पाए जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी यानी कि जनसांख्यिकीय सिद्धांत को कैसे चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 स्टेजेस इसमें देखा जाता है या 4 चरण इसमें पाए जाते हैं। और आप देखेंगे कि पहले कैसे ये जो हरे रंग की कर्व है जो डेथ रेट या मृत्यु दर दर्शाते हैं वो पहले मतलब कैसे समय के साथ धीरे धीरे बिल्कुल कम हो जाती है। और बर्थ रेट जो है वो शुरू में अधिक होता है लेकिन या जन्म दर अधिक होता है लेकिन बाद में वो भी घट जाता है और अंत में आप देखेंगे कि कैसे ये परिवर्तनशील हो रहा है स्टेज 4 में जाके। और ये जो जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का गैप है इसको हम कहते हैं नेचुरल इंक्रीज या प्राकृतिक वृद्धि। और यही एक निर्धारक कारक होता है जिसके तहत जनसंख्या वृद्धि किसी भी स्थान के जनसंख्या वृद्धि पाए जाते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो टोटल पॉपुलेशन यानी कुल जनसंख्या वाले कर्व है वो कैसे पहले तो कम होता है पहले 2 चरणों में और धीरे धीरे स्टेज 3 या तृतीय चरण में जाके बढ़ के फिर चौथे चरण में दोबारा घटने लगती है। क्रमिक विकास के आधार पर नोटिस्टाइन ने जनसंख्या को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया। उच्च विकास क्षमता के चरण यानी स्टेज ऑफ हाई ग्रोथ पोटेंशियल जिसमें मृत्यु दर उच्च और परिवर्तनशील होते हैं और जनसंख्या वृद्धि का मुख्य नियंत्रक होते हैं। प्रजनन दर में भी कोई गिरावट का रुझान देखा नहीं जाता। इस प्रकार के जनसंख्या में तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप मृत्यु दर में गिरावट के साथ जनसंख्या तेजी से बढ़ने की उम्मीद होती है। फिर आते हैं हम स्टेज ऑफ ट्रांजिशनल ग्रोथ यानी कि संक्रमणकालीन विकास के चरण पर जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर उच्च होते हैं लेकिन जन्म दर में गिरावट का रुझान देखा जाता है। और अंत में द स्टेज ऑफ इंसिपिएंट डिक्लाइन यानी कि घटती जनसंख्या की अवस्था जिसमें प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे या तो नीचे चला जाता है या तो उस स्तर पर आ जाता है। किसी भी जनसंख्या का प्रतिस्थापन स्तर हमेशा 2.1 या 2.1 होता है जिसमें 2 या 2 का मतलब 2 संतानों से है जो जनसंख्या में अपने माता पिता को प्रतिस्थापित करते हैं और 0.1 का मतलब प्रजनन अपशिष्ट या रिप्रोडक्टिव वेस्टेज से है जैसे कि गर्भपात मृत संतान का पैदा होना इत्यादि। फिर हम देखते हैं कि जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत में समय के साथ साथ कैसे संशोधन होता चला गया। हालांकि पारंपरिक जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत में 4 चरणों का उल्लेख है फिर भी समय के साथ इसमें अतिरिक्त चरणों का प्रस्ताव दिया गया। 1947 में फ्रांस के सीपी ब्लैकर ने इस सिद्धांत में 5 चरणों का उल्लेख किया। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर वाले हाई स्टेशनरी स्टेज यानी वो स्टेज जहां पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च के होते हैं। फिर उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर वाले
अर्ली एक्सपैंडिंग स्टेज, यानी इस चरण में जन्म दर तो उच्च का रहता है पर मृत्यु दर धीरे धीरे घटने लगती है। फिर है गिरती जन्म दर और तेजी से घटती मृत्यु दर वाले लेट एक्सपैंडिंग स्टेज, यानी इस चरण में मृत्यु दर बहुत तेजी से घटने लगती है और जन्म दर में भी गिरावट देखा जाता है। फिर आते हैं निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर से संतुलित लो स्टेशनरी स्टेज, यानी कि इस चरण पे जन्म दर भी निम्न के होते हैं और उसको संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए मृत्यु दर भी निम्न के होते हैं। और फिर अंत में है निम्न मृत्यु दर वाले डिक्लाइनिंग स्टेज, जिसमें जन्म की तुलना में अधिक मृत्यु पाई जाती है और ये वो चरण है जहां पर जनसंख्या वृद्धि के जगह पे जनसंख्या घटने लगती है। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे ब्लैकर ने जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत में पांचवें चरण को शामिल किया। और यहाँ पर भी जैसे कि पिछले चित्र में देखा था कि लगभग कर्व जितने भी है जन्म दर वाले या मृत्यु दर वाले या कुल जनसंख्या वाले, वो एक लगभग एक ही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मृत्यु दर, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि मृत्यु दर और जन्म दर के बीच के इस स्पेस को या ये दो कर्व के बीच के गैप को हम नेचुरल इंक्रीज कहते हैं, यानी ये वो चरण है जहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि पाए जाते हैं। पर आप देख सकते हैं कि चौथे चरण के बाद खास करके पांचवें चरण पर वो नेचुरल डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इस चरण पे आके मृत्यु जो है जन्म से अधिक हो जाते हैं फिर से, और यहाँ पर नेचुरल इंक्रीज के जगह नेचुरल डिक्रीज होने लगता है, यानी कि ये वो चरण है जहाँ पर जनसंख्या में गिरावट पाई जाती है।